जय हिंद साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मिशन योर टारगेट में। आज मैं लेकर आया हूँ भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, जैसे कि भारत में अंग्रेज कैसे आते हैं, कैसे अपनी कंपनी की शुरुआत करते हैं और देखते देखते कैसे भारत पे अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। तो इन सभी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। अध्याय का नाम हमारे होने वाला है अंग्रेजों की भारत विजय। और आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो अध्याय है किसी भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप वनडे एग्ज़ाम दें, वनडे एग्ज़ाम में जैसे आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बैंकिंग, ETC, मतलब कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं आप, तो सब में ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अंग्रेज़ों की भारत विजय। सबसे पहले बात करते हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की यदि हम बात करें तो क्या थी, तो सबसे पहले साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। जो अंग्रेज थे उनका कैसा दृष्टिकोण था, तो भाई उनका साम्राज्यवादी था। तो सबसे पहले पारंपरिक इतिहासकारों ने अंग्रेजों की विजय एवं उनकी जातीय श्रेष्ठता, आधुनिकता और संगठन का स्वाभाविक परिणाम बताया। इसके तहत भारतीय शासकों को अयोग्य और पिछड़े वर्ग के रूप में चित्रित किया है। किसने किया भाई? तो जितने भी साम्राज्यवादी लेखक हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने अंग्रेजों को सर्वश्रेष्ठ और आधुनिक युग के लोगों को के रूप में बताया है, वहीं भारतीयों को पिछड़ा और अयोग्य बताया। ठीक है, यहाँ के शासकों को भी। वहीं पे अगर बिपिन चंद्रा की बात करें तो बिपिन चंद्रा क्या बोलते हैं अंग्रेजों के बारे में या भारतीयों के बारे में, तो इस विचार के अनुसार भारत पर अंग्रेजी विजय नस्लीय या चारित्रिक श्रेष्ठता की वजह से नहीं, यह मुख्य रूप से 18वीं सदी की राजनीतिक परिस्थिति, आर्थिक विघटन और कुशल कूटनीति की देन थी। बिपिन चंद्रा ने बोला कि भाई ये कोई श्रेष्ठता, जो अंग्रेज थे वो श्रेष्ठ होने की वजह से भारत पे राज नहीं किए, या वो अंग्रेज लोग भारत पे इसलिए राज कर पाए क्योंकि 18वीं शताब्दी में भारत में राजनीतिक परिस्थिति कुछ ऐसी नहीं थी, अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी क्योंकि अहमद शाह अब्दाली वगैरह सब लूट कर ले गए और भारत में मुगलों का पतन होना शुरू हो गया। तो ये सब कारण थे जो कि अंग्रेजों को यहाँ पे स्टेबल करने में मजबूती प्रदान की, ना कि कोई श्रेष्ठता या तो न तो भारतीयों की मतलब पिछड़े वर्ग के रूप में। हाँ, थोड़ा अयोग्य हो गए थे जो भारतीय शासक थे, इसके वजह से ये सब हो पाया। तो मुगल साम्राज्य की पतन की बात यदि हम करें तो यहाँ पे देखिए उत्तराधिकारियों के बीच युद्ध जो होते रहे लगातार, जैसे मुगल दरबार में लगातार होने वाले उत्तराधिकारियों के संघर्ष ने केंद्रीय सत्ता को बेहद कमजोर कर दिया। मतलब औरंगजेब के बाद जितने भी शासक हुए लगभग आपसी मतभेद की वजह से और युद्ध के बलबूते पर ही सत्ता हासिल किया। प्रांतीय स्वायत्तता, साम्राज्य के अत्यधिक विस्तार और वित्तीय संकट के कारण गवर्नरों ने स्वयं को स्वतंत्र करना शुरू कर लिया, जैसे कि बंगाल, हैदराबाद, ये सब स्वतंत्र होने लगे उत्तर मुगल काल में। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, मराठा, जाट, सिख, राजपूत शक्तियों के उभार से उत्पन्न राजनीतिक शून्य का अंग्रेजों ने सीधा लाभ उठाया, क्योंकि जब मराठा, जाट, सिख और राजपूत शक्तियां जब उत्पन्न होने लगी तो एक वैक्यूम क्रिएट होने लगा, जिसका पूरी तरह से फायदा अंग्रेजों ने उठाया। प्लासी का युद्ध, जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ तो उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया अंग्रेजों को स्टेबल होने में। देखिए सिराजुद्दौला मतलब जो युद्ध हुआ है 1757 में, वह दो लोगों के बीच में हुआ है और यह इसे होने का कारण था काल कोठरी की घटना। ठीक है, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, फिलहाल में हम लोग देख रहे हैं कारण को। ठीक है ना, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है 1757 ईस्वी में।
जो कि 1757 ईस्वी में जो युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध, इसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में तो सिराजुद्दौला की सेना बहुत बड़ी थी, 50,000 लगभग थी। वहीं पे अंग्रेज़ों की सेना मात्र 3,000 थी। फिर भी अंग्रेज़ जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला हार जाता है। तो वह कारण क्या था, थोड़ा सा देख लेते हैं। सैन्य असंतुलन और कूटनीतिक जीत। भले ही बंगाल के नवाब की सेना संख्या बल में कई गुनी बड़ी थी किससे, अंग्रेजों से, फिर भी सेनापति के षड्यंत्र और कूटनीतिक विश्वासघात के चलते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस युद्ध को आसानी से जीत लिया। जो मीर जाफ़र था सिराजुद्दौला का सेनापति, उसने विश्वासघात कर दिया। तो विश्वासघात की मुख्य कड़ियाँ क्या थी, तो मीर जाफ़र का देशद्रोह। मीर जाफ़र ने क्या किया भाई, नवाब सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति ने अपनी एक बड़ी सैन्य टुकड़ी को पूरी तरह निष्क्रिय रखा और युद्ध में भाग नहीं लिया। किसने, मीर जाफ़र ने, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इससे बोला था कि यदि तुम हमारा साथ दोगे और सिराजुद्दौला के युद्ध में अपनी सेना की टुकड़ी को आदेश नहीं दोगे, तो यदि हम सिराजुद्दौला को हरा देते हैं या मार देते हैं तो तुमको राजा या नवाब बनाया जाएगा। तो यह लालच में आ जाता है और गद्दारी कर देता है। जगत सेठ का आर्थिक सहयोग। बंगाल के इस बड़े बैंकर और व्यापारी ने अंग्रेजों के षड्यंत्र को पूर्ण वित्तीय समर्थन प्राप्त किया। तो किसने किया, जगत सेठ जो था, जगत नाम था उसका, उसने आर्थिक मदद की अंग्रेजों की, जिससे कि मतलब उसको ये था कि भाई सिराजुद्दौला हार जाए, अंग्रेजों की जीत हो जाए, क्योंकि उसको अपने व्यापार से मतलब था और अंग्रेज व्यापारी थे। राय दुर्लभ और याक-उल्फ खान, इन प्रभावशाली रणनीतिकारों ने युद्ध के निर्णायक क्षणों में निष्क्रिय रहकर अंग्रेजों का मार्ग पूरी तरह निष्कंटक बना दिया। इन दोनों ने भी मतलब कि युद्ध में भाग नहीं लिया। किसने, राय दुर्लभ और याक-उल्फ ने भी, मीर जाफ़र की तरह ही। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति। तो विशाल पूंजी और नेटवर्क, कंपनी के पास सुदृढ़ यूरोपीय बैंकिंग सहायता और एक विस्तृत वैश्विक समुद्री व्यापार का नेटवर्क मौजूद था। मतलब कि जो अंग्रेज थे उन्होंने बैंक यूज करते थे पहले, और उनके पास पूरे विश्व में जाने के लिए समुद्री व्यापारिक मार्ग था ही। निजी व्यावसायिक सेना, उनके पास, किनके पास, अंग्रेजों के पास एक सुव्यवस्थित नियमित वेतन प्राप्त करने वाली और आधुनिक हथियारों से लैस अनुशासित सेना थी। वहीं पे भारतीयों के पास मतलब सेना तो थी पर उनको नियमित वेतन नहीं मिलता था, जिसके वजह से अनुशासन का होना लगभग नामुमकिन था। अथाह राजस्व प्राप्ति, जो अंग्रेज थे उनके पास तो अथाह संपत्ति थी। क्यों थी, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला कि बंगाल एक पूर्ण नियंत्रण मिलने के पश्चात कंपनी को जो भारी राजस्व मिला उसने आगे की समस्त सैन्य विजय आसान कर दी। मतलब जब प्लासी का युद्ध होता है उसमें जब हार जाते हैं सिराजुद्दौला, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मीर जाफ़र से बहुत सारे धन दौलत दिए जाते हैं, यानी गिफ्ट कर सकते हैं या घूस कर सकते हैं अंग्रेज़ों को। उसके बाद जब 1764 में बंगाल का युद्ध होता है, उसमें भी अंग्रेज़ों की जीत होती है और बहुत सारा चीज़ मिलता है। प्रतिद्वंदिता का अंत। प्रतिद्वंदिता किससे था भाई, तो प्रतिद्वंदी थे अंग्रेज़ों के फ्रांसीसी। तो आइए देखते हैं। अंग्रेज़ों ने अपने सबसे बड़े यूरोपीय प्रतिद्वंदी फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया। इस विजय के साथ ही भारत में यूरोपीय कंपनियों के बीच चल रही राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का अंत हो गया और अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित हो गया। जब वांडीवास का युद्ध होता है 1760 ईस्वी में, उसमें फ्रांसीसी हार जाते हैं। वो आखिरी युद्ध था जिसके बाद अंग्रेज़ों ने मतलब अपना सत्ता स्थापित कर लिया अच्छे ढंग से। आर्थिक दोहन का काल। विदेशी प्रतिस्पर्धा समाप्त होने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकमात्र केंद्रीय लक्ष्य भारत के संसाधनों का व्यवस्थित और
निर्मम आर्थिक तुहर करना बन गया, जिसने भारत को पारंपरिक अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की यदि बात करें तो अंग्रेजों ने भारत को केवल अपनी सैन्य श्रेष्ठता से नहीं जीता, बल्कि कूटनीति, छल कपट और भारतीय संसाधनों का विवेकहीन दोहन स्वयं भारतीयों के ही खिलाफ हथियार के रूप में करके किया। यह किसने बोला? तो भाई राष्ट्रीयवादी जितने भी इतिहासकार हैं उनकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। और बात करें कि हार के बहुआयामी कारण, मतलब भारतीय लोग क्यों हारे भाई उन लोगों से, तो आइए देख लेते हैं। पहला चीज़ बात करें कैटेगरी की, भारतीय राज्यों की कमजोरी और अंग्रेजी साम्राज्य की मजबूती। तो राजनीतिक कारण में बात करें तो राष्ट्रीय एकता का सर्वथा अभाव, मतलब राष्ट्रीय एकता तो थी नहीं, जितने भी राज्य थे आपस में लड़ते थे, जितने भी नवाब थे, राजा थे, सभी लोग आपस में लड़ा करते थे, तो ये कारण ही था। और क्या बोला भाई? आपसी क्षेत्रीय संघर्ष और दरबाजी षड्यंत्र, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि लोग आपस में लड़ा करते थे, दरबार में षड्यंत्र भी होते थे, जैसा कि सिराजुद्दौला के साथ हुआ, मीर जाफ़र ने कर दिया, ये भी कारण था। अब अंग्रेज़ों की जो मजबूती थी वो कैसे हुई? तो स्पष्ट रणनीति, कूटनीति, सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा और एकीकृत राजनीतिक लक्ष्य, मतलब क्योंकि उन लोगों के पास कूटनीति यूज करते थे, जो सेना थी वो पूरी तरह से अनुशासन में रहा करती थी। अगर सैन्य की बात करें तो आधुनिक सैन्य संगठन, नवीन युद्ध कौशल और सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक शक्ति का अभाव। भारतीयों के पास आधुनिक सैन्य संगठन तो था नहीं और नए तरीके से लड़ना उन लोग को आता नहीं था, पुराने वही जो तलवार भाले इत्यादि से लड़ा करते थे, और नौसेना तो बिल्कुल भारतीयों के पास थी नहीं। अंग्रेज़ों के पास बात करें तो कठोर सैन्य अनुशासन, उन्नत हथियार और श्रेष्ठ नौसेना, जो कि एक सेना के लिए बहुत ही बेहतर साबित होती है, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने हर जगह जीत हासिल की। आर्थिक की बात करें, आर्थिक स्थिति में तो राज्यों में वित्तीय अस्थिरता, अनियमित राजस्व और आर्थिक संकट, मतलब राज्यों के अंदर जो वित्तीय संकट था, क्योंकि राजा जो थे सभी के सभी विलासिता जीवन जिया करते थे, अनियमित राजस्व था, कोई मतलब नियम से नहीं था, कभी भाई टाइम से कहीं पे नहीं मिला, कहीं पे मिला तो जो क्या कह सकते हैं अमीर लोग जो थे, अमीर यानी कि जो वसूली करते थे वो भी रख लेते थे, तो ये सब कारण था। अब यहाँ पे बात करें अंग्रेजों में तो मजबूत व्यापारिक पूंजी, सुव्यवस्थित बैंकिंग, बैकअप और आर्थिक संसाधन। अंग्रेजों ने बैंक यूज करते थे तो उन लोग के पास बैकअप हमेशा रहता था। और बात करें सामाजिक स्थिति की तो गहरा जाति विभाजन और सामूहिक राष्ट्रीय चेतना की अत्यधिक कमी, पहले भी और आज भी, जैसे कि आज भी कहीं कहीं जाति व्यवस्था देखने को मिलती है, पहले तो और भी ज़्यादा थी। और अंग्रेज़ों के बीच में सजातीय एकता, मतलब कि किसी भी जाति के भाई कोई मतलब नहीं है, बस उन लोग को मतलब है कि भाई सेना में है तो है। फिर व्यावसायिक प्रतिबद्धता और साम्राज्यवादी चेतना, उन लोग का बस इतना था कि भाई साम्राज्य को बढ़ाना है, यही चेतना था। आलोचनात्मक विश्लेषण यदि करें हम लोग तो श्रेष्ठता का दावा अधूरा है। तो यह कहना ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है कि अंग्रेज केवल अपनी नस्लीय, चारित्रिक या सांस्कृतिक श्रेष्ठता के दम पर जीते। भारतीय शक्तियों की आंतरिक बिखरी परिस्थितियां उनके लिए मार्ग प्रशस्त करने में लिए बनी, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो अंग्रेज थे वो केवल अपने नस्लीय और नस्ल यानी कि जो गोरे थे वो नस्ल था, और जो सांस्कृतिक श्रेष्ठता थे उन्हीं के दम पे जीते, नहीं, उन लोगों ने भारत के अंदर जो आंतरिक बिखरी परिस्थितियां थी, यानी उन्होंने यह देखा कि भाई कोई राज्य एक दूसरे से मतलब अच्छे मित्रतापूर्ण है ही नहीं, तो उन सबका लाभ उठाया उन लोगों ने, इस वजह से उन लोगों ने जीता। और बात करें केवल विश्वासघात भी कारण नहीं था,
तो ये देखते हैं कि यह मानना भी पूर्ण सत्य नहीं है कि भारत केवल गद्दारी से हारा। भारतीय व्यवस्थाओं का ढांचागत पिछड़ापन, कमजोर सैन्य, कूटनीति और आर्थिक कूटबंधन सामूहिक पराजय के मुख्य आधार बने। यानी कि सिर्फ और सिर्फ भारत पे जो अंग्रेज़ों ने कब्जा किया वो सिर्फ गद्दारी के कारण ही नहीं किया। उन्होंने देखा कि भाई जो सैन्य मतलब जितने भी कमज़ोर है, पुराने ढंग से सेना मतलब जो है वो पुराने ढंग से रहती है, वो कमज़ोर हो चुकी है और अंग्रेज़ों के पास नए कौशल थे, सैन्य अनुशासन था, नए बंदूक वगैरह भी थे उन लोगों के पास और आर्थिक वगैरह बहुत सारे रीज़न थे, ठीक है ना, तो जिसमें इसमें बात किया गया। तो बस इतना ही था, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम इसके बारे में और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, अच्छा से पढ़ाई करिए और अच्छे से तैयारी करिए।